तो फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की अमेलिया से। उसके पास ट्विन बच्चे थे जिन दोनों के ही दूध में वो अजीब सा सिरम मिलाती है और दोनों को पिला देती है। इसी दौरान हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अमेलिया के घर के बाहर था। आदमी चुपके से अमेलिया के घर के अंदर घुसता है और एक बच्चे को उठाकर जल्दी से अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ के पास छोड़ाता है। इससे पहले कि वो दूसरे भी बच्चे को किडनैप कर पाता, अमेलिया उसे देख लेती है और उसके पीछे भागने लग जाती है और आखिर अपना दूसरा बच्चा बचा लेती है। लेकिन वो कपल एक बच्चा लेकर फिर भी भाग जाता है। कुछ देर बाद हम उस बच्चे को सड़क के किनारे पर देखते हैं। समझ आ जाता है कि कपल ने ये बच्चा अपने लिए किडनैप नहीं किया था, बल्कि इस बच्चे को किडनैप करने के पीछे उनकी कोई और सोच थी। फिर सालों गुजर जाते हैं और हमें एक जवान लड़के एडवर्ड को दिखाया जाता है। ये वही बच्चा था जिसे वो लोग सड़क पर छोड़ गए थे। एडवर्ड अपनी जिंदगी में खुश था अपनी वाइफ राइली के साथ, लेकिन उसके बावजूद उसे ये सोच हमेशा सताती थी कि उसके पेरेंट्स कौन और कहाँ होंगे, क्या जिंदा भी हैं वो उनके बारे में जानना चाहता था। राइली को उसकी इस सोच के बारे में पता था, इसीलिए अपनी एनिवर्सरी पर वो एडवर्ड को डीएनए टेस्ट किट देती है। ये किट उसे उसके पेरेंट्स के बारे में बता सकती थी। प्रोसेस ने कुछ टाइम लेना था, इसीलिए एडवर्ड सो जाता है और सुबह जब उठता है तो खुशी से ये पागल होने वाला होता है, क्योंकि ये किट काम कर गई थी। उसे इस किट के सिस्टम के जरिए अपने भाई का पता चल गया था। जैसे ही उसे ये बात पता चलती है, उसे वॉशरूम में एक अजीब सा साया दिखाई देता है। वो डर जाता है, लेकिन फिर अपने डर पर काबू पाते हुए घर से बाहर आ जाता है और ये बड़ी खुशखबरी राइली को बताता है। वो राइली को ये भी बताता है कि मैंने उस लड़के से कांटेक्ट भी किया था। मुझे पता चला है कि वो मेरा ट्विन ब्रदर है जिसका नाम मैनुअल है। मैनुअल ने उसे बताया था कि मॉम हमेशा बताती थी कि तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया गया था। एडवर्ड वही था। ये सब बताते हुए वो राइली को इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो आगे क्या करे। वो राइली से मशवरा लिए बगैर अपना फैसला सुना देता है कि हम दोनों मेरी फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे। उसकी फैमिली पुर्तगाल में रहती थी। ये लोग पुर्तगाल के लिए निकल जाते हैं और जब ये लोग एडवर्ड के घर के पास ही होते हैं तो इन्हें उस घर का रास्ता नहीं मिलता। राइली उतरकर आसपास के लोगों से जब इस एड्रेस के बारे में पता करती है तो बूढ़ा आदमी इस एड्रेस को देखकर शॉक रह जाता है और डरते हुए इन दोनों को वापस जाने को कहता है। वो इन्हें वार्न कर रहा था कि वहाँ मत जाना, पर ये दोनों बात नहीं सुनते और उनके समझाए एड्रेस के जरिए उस घर पर पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सा विला था। यहाँ जाते ही सबसे पहले उससे मैनुअल मिलने के लिए आता है। मैनुअल और एडवर्ड बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे और ये देखते हुए एडवर्ड का सारा शक यकीन में बदल गया कि वो दोनों भाई हैं। मैनुअल एडवर्ड को जोर से गले लगाता है और उसे घर के अंदर ले आता है। ये घर अंदर से बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत था और इस घर के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। एडवर्ड अपनी मॉम के एक पोर्ट्रेट के पास रुक जाता है और राइली उनकी ब्यूटी की तारीफ करती है। मैनुअल इन्हें अपनी ग्रैंडमदर की पेंटिंग भी दिखाता है। मैनुअल बताता है कि ये दुनिया के फेमस तरीन पेंटर ने बनाई है और इस बात से साफ जाहिर था कि ये फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। एडवर्ड का तो आते ही यहाँ पर दिल लग गया था, ऐसे जैसे वो हमेशा से ही यहाँ पर रहता हो। हालांकि अभी तक वो अपनी मॉम से नहीं मिला था। वो जब अपनी मॉम से मिलने की बात करता है तो मैनुअल कहता है अभी नहीं, अभी वो आराम कर रही हैं, कुछ देर बाद मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। ये लोग आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं और रात को एडवर्ड को बहुत ही डरावना सा ख्वाब आता है। जैसे ही राइली उसकी तरफ मुंह करती है तो राइली का चेहरा बदल कर उसके मॉम वाले पोर्ट्रेट जैसा हो जाता है। वो डर कर उठ जाता है तो पता चलता है इस टाइम उसे मैनुअल ही जगाने आया था, जो उसे कहता है आ जाओ, मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। एडवर्ड अपनी मॉम के रूम में जाता है तो शॉक रह जाता है उनको देखकर, क्योंकि उनका चेहरा काफी बिगड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पास्ट में काफी सारी सर्जरीज करवाई होंगी जिसकी वजह से वो ऐसे दिख रही हैं। लेकिन एडवर्ड को अपनी माँ चाहिए थी, उनका चेहरा नहीं। वो जाकर उनके पास उन्हें गले लगाकर रोने लग जाता है। हर माँ की तरह अमेलिया भी एडवर्ड से ज्यादा उसके मिलने पर खुश थी। राइली के उठने पर वो ये सारी बातें राइली को भी बताता है कि वो अपनी मॉम से मिल चुका है। मॉम बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी। लेकिन अजीब बात है, मॉम ने बहुत सारी सर्जरीज करवाई हुई हैं। दोपहर में राइली जब अमेलिया के पेट्स की स्केचिंग कर रही होती है तभी अचानक एकदम से अमेलिया उसके पीछे आ जाती है और राइली डर जाती है। ये लोग बातें करते हैं और अमेलिया बताती है कि मैं भी कभी अमेरिका में ही रहा करती थी। राइली कहती है अच्छा, फिर आप लोग इस विला के अंदर कब आए? और विला का नाम सुनते ही अमेलिया टॉपिक बदल देती है। यहाँ पर अमेलिया ने राइली की खूबसूरती की तारीफ भी की थी, लेकिन उसे कुछ अजीबोगरीब बातें भी कहती थी जिसकी वजह से वो परेशान हो गई थी। रात को एक अजीब बात होती है। राइली नोटिस करती है कि मैनुअल आधे अधूरे कपड़े पहने हुए अपनी मॉम के बेड पर लेटा हुआ था
और अमेलिया का भी उससे बातें करने का अंदाज काफी बदला हुआ था। राइली को क्योंकि इनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी, इसीलिए वो उनकी बातों को ट्रांसलेट करवाती है और उसे पता चलता है कि ये दोनों बच्चे पैदा करने के बारे में बात कर रही हैं। अमेलिया चाहती है कि मैनुअल से उसका बच्चा हो। ये जानकर तो राइली शॉक में रह गई थी। आखिर वो ये सारी बात एडवर्ड को बताती है तो एडवर्ड उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है हमें उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आती, जरूर गूगल ट्रांसलेटर में कोई प्रॉब्लम होगी। अगली सुबह राइली जब एक्सरसाइज कर रही होती है तब अमेलिया उसे अजीब नजरों से देखकर मुस्कुराती है और घर पर कुछ वकीलों को बुला लेती है। पता चलता है कि वो अपनी 65% प्रॉपर्टी एडवर्ड के नाम करने वाली थी। एडवर्ड इस चीज से खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल रही है, जबकि उसने पेपर्स तो पढ़े ही नहीं जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अमेलिया के बॉयफ्रेंड होने के तौर पर ये प्रॉपर्टी एडवर्ड को मिल रही थी। एडवर्ड पेपर्स को साइन कर देता है और अमेलिया एडवर्ड से कहती है तुम इस बारे में राइली को बिल्कुल कुछ नहीं बताओगे। राइली को इस घर में घूमते हुए एक बॉक्स पे मिलता है जिसके अंदर इस घर की बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी। अजीब बात ये थी कि चाहे जितनी भी पुरानी फोटो हो, लड़की का चेहरा बिल्कुल सेम था कि चीज उसे कंफ्यूज कर देती है। और जब वो दिखती है कि मैनुअल उसे देख रहा है तो वो इस बॉक्स को बंद कर देती है और अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है। रात होने पर हम देखते हैं कि मैनुअल घर से बाहर खड़ा हुआ जोर जोर से अजीबोगरीब गाना गा रहा था। ये गाने से ज्यादा कोई रिचुअल लग रहा था। जबकि उसी रात हम देखते हैं कि राइली को भी अजीबोगरीब ख्वाब आए थे। उस ख्वाब में उसने इस घर में कुछ डरावनी चीजें देखी थी और उसे ऐसा भी लगा था कि जैसे अमेलिया उसके सामान में से उसकी पर्सनल चीजों को टच कर रही है। और जब वो डरकर सोकर उठी तो सच में उसका सूटकेस खुला हुआ था। वो डर गई। तैयार होकर वो जॉगिंग के लिए निकली और उसने अपने फ्रेंड को कॉल की और ये सारी चीजें बताई और कहा कि मैं कल के कल ही वापस आ जाऊंगी। उसकी फ्रेंड ने उसे एडवाइस की कि तुम ये बातें खुलकर एडवर्ड को बता कर आना। इस टाइम एडवर्ड भी जो उसे ढूंढने के लिए ही बाहर निकला था, उसे इस घर के बाहर एक छोटा सा चैम्बर नजर आता है। अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। एडवर्ड जब अंदर गया तो अंदर उसने बूढ़े आदमियों को जंजीरों से बंधा पाया। उसने डरकर एक मर्तबा आंखें बंद कर ली और दोबारा जब गौर करने की कोशिश की तो वहाँ पर वो इंसान था ही नहीं। कंफ्यूज होकर वो घर आ गया। घर आकर वो डरते हुए ये सारी बात मैनुअल को बताता है और मैनुअल अच्छे से उसकी बात समझते हुए कहता है ये सब बातें नॉर्मल हैं, मुझे भी तुम्हारे ही तरह डरावने डरावने विजन्स आते हैं। क्योंकि हम ट्विंस हैं तो हो सकता है ये बीमारी भी हमें कॉमन हो, हमें बस अपनी हेलुसिनेशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। ये कहते हुए वो चाय लेने चला जाता है और इस मर्तबा दोनों की चाय में ही वो सिरम डाल देता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में अमेलिया को इनकी दूध में डालते हुए देखा था। जैसे ही एडवर्ड एक घूंट चाय पीता है मैनुअल उसे आंखें बंद करने को कहता है और इस टाइम एकदम से उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं। साफ पता चलता है कि वो अपनी किसी नेगेटिव पावर्स के जरिए एडवर्ड को डरावने विजन्स दिखा रहा था, जिसकी वजह से एडवर्ड और भी ज्यादा डर जाता है। एडवर्ड जैसे ही आंखें खुलता है तो अब उसके सामने मैनुअल की जगह राइली बैठी हुई थी, लेकिन अगले ही पल राइली दोबारा मैनुअल में बदल गई, जैसे मैनुअल कोई आम इंसान ना होकर शेप शिफ्टर हो। एडवर्ड पैनिक कर जाता है और तब मैनुअल उसे गले लगाकर कहता है ये सब तुम्हारे हेलुसिनेशंस हैं, बस इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो। एडवर्ड जब अपने आप को संभालने की कोशिश करता है तो दोबारा मैनुअल हंसने लग जाता है और इस बार उससे कहता है ये हमारे अंदर की ताकतें हैं और तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। एडवर्ड जब रूम में आता है तो राइली उससे कहती है ये लोग मुझे काफी अजीब लग रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें और यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। मैं कल को जा रही हूँ, अगर तुमने आना हो तो कल को मेरे साथ आ जाना। वो नहीं जानते थे कि इस टाइम अमेलिया उन्हें बाहर खड़ी होकर सुन रही है। राइली सुबह होने पर अभी भी कंफ्यूज थी कि क्या उसे एडवर्ड को यहाँ पर छोड़कर जाना चाहिए। वो दोबारा अपने फ्रेंड से मशवरा लेती है और फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें आस पड़ोस में जाकर इन लोगों के बारे में कुछ सर्च करना चाहिए, इनके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बात को फॉलो करते हुए वो इस बड़े से घर से दूर उसी कपल के पास आती है जो उस दिन सब्जी बेचते हुए इन्हें उस घर जाने से रोक रहे थे। राइली जब इस लेडी से अमेलिया के बारे में पूछती है तो ये लेडी उसे अपने घर ले जाती है। उन्हें एक पिक्चर दिखाती है जिस पिक्चर के अंदर आदमी बिल्कुल एडवर्ड और मैनुअल जैसा दिख रहा था। वो बताती है कि इस आदमी के साथ मेरी बेटी की शादी हुई थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये दोनों भी उसी कैसल के अंदर रहते थे। मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि अमेलिया एक विच है, एक जादूगरनी है। वो अपने आप को जवान रखने के लिए अजीबोगरीब जादू करती है। उसने बताया था कि अमेलिया अपने ही बेटों का इस्तेमाल अजीब तरीके से करती थी जिससे उसके बच्चे पैदा होते थे। अपने यहाँ पैदा होने वाली बेटियों को वो मार दिया करती थी और बेटों को बार बार अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और जब जब उसके यहाँ बच्चा पैदा होता था वो दोबारा से जवान हो जाया करती थी। ये ओल्ड लेडी बताती है कि इस पिक्चर में जो लड़का नजर आ रहा है
मेरी बेटी का हस्बैंड वो भी दरअसल अमेलिया का ही बेटा था, जिससे अमेलिया के आगे 2 बेटे पैदा हुए थे। ये मैनुअल और एडवर्ड की ही बात कर रही हैं। वो बताती हैं कि मेरी बेटी ने अपने हस्बैंड को समझाया कि ये सब कितना गलत है। उन दोनों ने अमेलिया का ये रिचुअल तोड़ने की कोशिश भी की, उसके बच्चों को किडनैप करते हुए। यानी ये उसी कपल की बात कर रही थी जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था एडवर्ड को किडनैप करते हुए। लेकिन वो कपल पूरी तरह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। ये अजीब बात सुनकर राइली का दिमाग खराब हो जाता है। वो फौरन सोचती है कि उसे एडवर्ड को लेकर यहाँ से दूर चले जाना है। लेकिन वो जब घर वापस आती है तो देखती है कि अमेलिया अपने दोनों ही बेटों के साथ बहुत ही मजे से पार्टी कर रही थी, और वो इस पार्टी के अंदर राइली को भी इनवाइट करती है, लेकिन राइली नहीं आती। राइली का इनकार सुनकर अमेलिया एक्टिंग करने लग जाती है और रोते हुए कहती है कि तुम तो मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाना चाहती हो। ये सारा ड्रामा देखकर राइली को और गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने का फैसला कर लेती है अभी और इसी वक्त। लेकिन जब वो बाहर जाकर गाड़ी देखती है तो उसकी गाड़ी को एक गड्ढे के अंदर ब्लॉक कर दिया गया था। ये जरूर मैनुअल ने किया था। उससे गाड़ी निकलती नहीं तो वो वापस कैसल में आती है। इस दौरान एडवर्ड उसका पीछा कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो एडवर्ड को कहती है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं ना आई थी जब मैंने बताया था कि इस फैमिली में कुछ अजीब है। आओ आज मैं तुम्हें सबूत भी देती हूँ। वो जब उसे उस बूढ़ी लेडी से मिलवाने के लिए उसके घर पर लाती है तो दिखती है कि अब वो घर बिल्कुल खाली था। वो विंडो से इस घर के अंदर घुस जाती है और यहाँ पर उसे सिर्फ पिक्चर से मिलती हैं, जिसे वो एडवर्ड को दिखाते हुए उसे सारी कहानी समझाती है कि असल में उन लोगों के साथ हो क्या रहा था। एडवर्ड तो ये सारी बातें मानने को तैयार ही नहीं था। उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे समझाते समझाते घर भी आ जाती है और इतने में ही मैनुअल उनके पास आता है। मैनुअल को देखकर राइली बस इतना ही बोलती है कि मेरी कार। मैनुअल उसे कह देता है, हाँ मैंने वहाँ से निकाल दी है। राइली जाकर अपनी कार में बैठ जाती है क्योंकि वो काफी दुखी थी कि एडवर्ड इतने सालों के साथ के बावजूद भी उसकी बात नहीं मान रहा था। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था जिससे वो कल मिला था। यहाँ एडवर्ड भी अब सीधा अपनी मॉम के पास चला जाता है और एमिलिया उसे देखकर ऐसे एक्सप्रेशंस देती है जैसे उसने पता नहीं क्या पा लिया हो। अब वो उसे चाय में एक सीरम मिला कर देती है। दूसरी तरफ अमेलिया जो कि शहर छोड़कर जाने ही वाली थी, गाड़ी स्टार्ट करते ही उसे एक मैसेज आ जाता है जो उसने एडवर्ड की फैमिली को ढूंढने के लिए एंसेस्टर किट यूज की थी। उस किट से राइली को ये कंफर्मेशन मैसेज मिलता है कि अमेलिया इनब्रीडिंग कर रही है, यानी अपने बच्चों के जरिए ही बच्चे पैदा कर रही है। ये जानकर वो फौरन गाड़ी से उतर जाती है और एडवर्ड को बचाने के लिए जाने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे से किसी के ठोकर लगने की आवाज आती है। उसने जाकर देखा, ये वही आदमी था जिससे पहले एडवर्ड ने चैम्बर के अंदर देखा था और अब वो मर चुका था। राइली इसे पहचान गई थी कि ये मैनुअल और एडवर्ड के डैड हैं। इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ भी कही थी, उससे मैनुअल टकरा जाता है और पता चलता है कि वो ही इस बॉडी को ठिकाने लगाने जा रहा था। अब क्योंकि राइली ने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए मैनुअल उसे मारने लगता है और राइली भी अपना अच्छा डिफेंस करती है और पास पड़ी चीजें उठाकर मैनुअल को मारती है। लेकिन अचानक उसके कमजोर पड़ने पर मैनुअल वहां से बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ घर पर हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड अब अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। वो अपने रूम में जाकर लेट जाता है और तभी उसके पास आ जाती है राइली, जो उसके करीब आने लगती है। दरअसल ये राइली नहीं थी, अमेलिया ही थी जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्ल राइली जैसी बनाकर एडवर्ड के करीब आ रही थी। दूसरी तरफ राइली अपने आप को बचाने के लिए जब चैम्बर के अंदर जाती है तो उसे एक और बूढ़ा आदमी दिख जाता है जिसे चहनों से बांधा गया था। ये भी अमेलिया का ही बेटा होगा। राइली से देखकर डर जाती है और इसी चैम्बर की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए किले के अंदर चली जाती है। राइली अब अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि एडवर्ड नींद बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा हुआ था और अमेलिया उसका फायदा उठा रही थी। आज पहली मर्तबा उसने अमेलिया का असली जिस्म देखा था। वो इंसान नहीं थी, वो सच में एक मॉन्स्टर थी जिसकी सफेद आंखें और बूढ़ा भयानक जख्मी जिस्म था। राइली अपने आप को बहुत मुश्किल से खामोश रखती है और अमेलिया के यहाँ से चले जाने के बाद एडवर्ड को यहाँ से उठाकर निकालने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन तभी उसका सामना मैनुअल से हो जाता है जो उसे ही ढूंढ रहा था। उसने अपने हाथ में हथौड़ी पकड़ी हुई थी। एडवर्ड को नीचे लिटाकर वो मैनुअल का सर हथौड़ी से फाड़ देती है। मैनुअल भी डिस्बैलेंस होकर रेलिंग से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद दोबारा राइली एडवर्ड को लेकर यहाँ से भागने लगती है। इससे पहले कि ये लोग इस घर से निकल जाते हैं, अमेलिया की नजर इन लोगों के ऊपर पड़ जाती है। वो जमीन पर गिरे हुए मैनुअल को भी देख लेती है और जोर से चिल्लाते हुए उसके पास आती है। उसे पता चल गया था कि राइली ने ही उसे मारा है और राइली ही एडवर्ड को लेकर यहाँ से जाने वाली है, इसीलिए वो राइली को रोक लेती है और उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। राइली इस टाइम ये देखकर हैरान थी कि कल तक जो औरत इतनी ज्यादा भयानक लग रही थी, आज उसकी शक्ल 1 मिनट में ही कैसे थोड़ी बेहतर हो गई थी।
और उसके अंदर जान तो इस तरह आ गई थी जैसे वो बूढ़ी ना होकर पूरी जवान औरत हो। इससे पहले कि वो चाकू से हमला करके राइली को भी मार दी थी, यहाँ पर पीछे से वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो राइली से मदद मांग रहा था। वो अमेलिया को पीछे से पकड़ लेता है और राइली को इतने में मौका मिल जाता है एडवर्ड को लेकर इस हवेली से भाग जाने का। इतनी देर तक वो आदमी अपनी पूरी ताकत के साथ अमेलिया को पकड़े रखता है, जिसके बाद अमेलिया गुस्से में आकर उसे ही स्टैब कर करके मार देती है। इसके बाद अमेलिया मैनुअल को जगाने की कोशिश में लग जाती है, जिसके बाद सीन कट होता है और हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है। अमेलिया दोबारा से जवान हो चुकी थी, उसके पास अब एक बेटा भी था और वो अपने घर पर मैनुअल के साथ एंजॉय कर रही थी। असल में उसका मकसद पूरा हो गया था, उसके इस रिचुअल से उसकी जवानी लौट आई थी, उसका ये साइकिल ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी पता चलता है कि उस इंसेस्टर किट के अंदर अमेलिया ने ही मैनुअल का डीएनए दिया था, क्योंकि वो असल में एडवर्ड को ढूंढना चाहती थी, क्योंकि मैनुअल उसके काम का नहीं था, उसे बच्चा नहीं दे सकता था और ये काम वो जानती थी कि एडवर्ड कर पाएगा। एडवर्ड का यहाँ आना, वो सब सोचना सारा ही अमेलिया का प्लान था और वो फाइनली अब अपने प्लान में कामयाब भी हो चुकी थी। अब उसके पास क्योंकि एक नया लड़का आ चुका है तो वो इसके जरिए भी वही साइकिल चलाएगी जो वो पहले चलाती आ रही है। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।